हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब के लिए हम आज साइंस में फिजिक्स का जो है बिहार एसएससी रेलवे या बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है, जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से सभी एग्जामिनेशन में साइंस का काफी बड़ा एक पार्ट रहता है, भाग पूछा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना शुरू किए हैं, 20-20 क्वेश्चन का एक सीरीज पर डे जो है, उसका आज तीसरा भाग हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन कौन सा है आज के इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए जो है सामने जो है, ये क्वेश्चन कर रहा है किसी प्रेशर कुकर, ठीक है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं यानी भोजन पकाया जाता है, वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन किन पर निर्भर करता है। यानी इनमें जो 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें किस किस चीज पे निर्भर करेगा। यानी कुकर में जो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें किस किस चीज पर निर्भर करेगा, उसको पकने का कितना समय लगेगा, कितना तापमान पे होगा। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कि ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। देखिए तो अब ढक्कन जो उसका लगा हुआ रहता है ऊपर में, कुकर के ऊपर में जो सीटी वाला ढक्कन रहता है, इसमें कितना होल है इस पर भी निर्भर करता है ये। ठीक है, दूसरा है कि आप जिस स्टोव पे उसको चढ़ाए हुए हैं उसका कितना टेम्परेचर है, किस तापमान पे उसको आप पका रहे हैं। ठीक है, कम लौ पे पका रहे हैं कि ज्यादा लौ पे पका रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और ढक्कन का भार पे भी डिपेंड करता है। अगर ढक्कन का भार ज्यादा रहेगा तो उसको क्या होगा, एयर को प्रेशर उठाने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीज पर प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए यानी भोजन पकाए जाते हैं, वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस किस पर निर्भर करता है। तो ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है और ढक्कन का भार। इनमें से तीनों, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों पे निर्भर करता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दाब का मात्रक है। दाब क्या है, दाब प्रेशर, दाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो दाब का मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दाब का मात्रक, दाब प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है, पिछले सीरीज में भी हम इस क्वेश्चन को किए हैं, दाब बराबर होता है बल और लगा जिसपे ये क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बटे ए। तो इसको पी प्रेशर, एफ बटे ए। तो प्रेशर का होता है न्यूटन, ऐसा मात्रक प्रेशर का क्या होता है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें किलोग्राम है, किलोग्राम है, किलोग्राम है, किलोग्राम है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक ई ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे कि दाब का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखेंगे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर हो गया, क्या हो गया, दाब का ऐसा मात्रक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, इससे पर अगला तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई हम लोग देखेंगे। तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है, देखिए एम्पियर किस चीज का इकाई होता है, ये एम्पियर विद्युत धारा का, करंट का क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। कूलम्ब क्या होता है, आवेश का, आवेश को, चार्ज को जो हम मापते हैं किस चीज में, कूलम्ब में नापते हैं। ठीक है, और वोल्ट से क्या मापते हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है, और वाट, वाट से हम लोग क्या करते हैं, शक्ति को मापते हैं। तो शक्ति किसी भी तरह का हो, विद्युत शक्ति हो या ह्यूमन पावर हो, ठीक है, तो शक्ति को हम लोग किस चीज से नापेंगे, वाट से। तो इसका सही आंसर वाट हो गया। शक्ति, पावर बराबर होता क्या है, पावर, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति, यानी कार्य बट्टा समय,
ठीक है। तो कार्य का क्या हो गया, ऐसा मात्रक जूल, समय का सेकंड। जूल सेकंड को हम लोग क्या करते थे, जेम्स वाट साहब के नाम पे इसको एक स्पेशल यूनिट वाट दिए थे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसका आंसर हो गया विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। एम्पियर का, एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम और विभवांतर का वोल्ट। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे चौथा। चौथा कह रहा है विद्युत मीटर। मीटर में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मीटर नहीं, ये मोटर होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो चुका है। तो विद्युत मोटर में ये क्या है, विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में जो होता है क्या होता है, ये सब ऊर्जा का कन्वर्सन। हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको क्या करते हैं, सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण। तो बोलता है विद्युत मोटर इसमें क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो आप लोगों के घर में मोटर लगा हुआ रहता है पानी निकालने के लिए, जो मोटर चलाते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे लाइन कट जाता है तो विद्युत, ये मोटर नहीं चलता है, तो ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मेरे सामने। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी, यानी दो व्यक्ति है, मान लिए इधर ए व्यक्ति है, इधर दूसरा क्या है, ये बी व्यक्ति है। ठीक है, ए और बी व्यक्ति है। अब दोनों एक रस्सी को पकड़े हुए हैं जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान मास नहीं है, द्रव्यमान नगण्य न के बराबर है। ठीक है, तो अब आप क्षैतिज रूप से पकड़े हुए, यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। अब रस्सी के मध्य बिंदु पे क्या क्या है, ये 20 किलोग्राम का एक 20 केजी का वस्तु को रख दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप रस्सी क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा। अब देखिए, किसी रस्सी पर अगर बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो ये तो नीचे की ओर इसको खींचेगा, नीचे खींचेगा तो रस्सी को टेढ़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि रस्सी को सीधा ही रखना है, तो इसके लिए कितना उस रस्सी में तनाव होना चाहिए। तो देखिए, रस्सी में जो तनाव होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उतना ही इस रस्सी में तनाव होना चाहिए। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग गुरुत्व के त्वरण करते हैं, वो कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन यहां हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, तो 10, तो m कितना है, 20 केजी गुना 10, तो कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। यानी इस रस्सी में कितना तनाव होना चाहिए ताकि वो रस्सी 20 किलो के वस्तु को रखने पर सीधा ही रहे, तो 200 न्यूटन। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। एफ बराबर हम लोग जानते हैं, ये कहां से आ गया कि ये एफ जो लगेगा इसमें m इंटू ए, यहाँ पे ए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ए को हम जी भी कहते हैं। ठीक है, तो जी बराबर 10 मान रख लिए और मास 20, तो हो गया इसका कितना, 200 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है। छठा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इसमें जो कथन है इस पे हमको विचार करना है। क्या विचार करना है, तो एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाएगा, इसका क्या आंसर होगा, इस पे विचार करना है। कहता एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है यहां पे, ठीक है, और यहां पे ये फिक्स है। अब यहां पे कोई फोर्स लगा गया तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस दिशा में घुमाना चाहेगा, और दूसरा बल एक इधर रहेगा मान लीजिए। तो अब ये बल बड़ा है, F1 है और ये F2 है। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट से इसका R1 दूरी है और यहां से कितना है, R2 दूरी है। ये रेस्ट में तब ही रहेगा जब F1 इंटू R1 बराबर F2 इंटू R2 हो। यानी कहने का मतलब कि अगर दूरी बढ़ेगा तो बल का मात्रा घट जाएगा, और दूरी घटेगा तो बल को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि एक पिंड जो संतुलन में है
पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता, उस पर कोई, इसमें थोड़ा सा है पर नहीं, इस पे यहाँ तो होना चाहिए, इसमें कोई आघूर्ण नहीं होगा, यानी किसी पॉइंट के अबाउट घूमने का टेंडेंसी नहीं होगा, तभी उसको हम इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा ये पहला सही है। दूसरा कह रहा किसी पिंड का सदैव संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो देखिए एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है अगर किसी वस्तु या निकाय पर कोई बाहरी बल न लग रहा हो तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात क्या, जो कॉलिजन टक्कर के पहले होगा वही संवेग बाद में भी होगा। तो संवेग होता क्या है आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। संवेग बराबर होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है जब इस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो तो उसका कुल संवेग टक्कर के पहले था वही बाद में भी होगा। यानी अगर मान बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा, ठीक है, और वेग घटेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसका दो भी सही हो गया। तीसरा कहता किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव रहती है। नहीं, ऊर्जा हम लोग पढ़े ही थे दो तरह से, एक एनर्जी गतिज ऊर्जा और एक पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो रहेगा ये क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये घटते बढ़ते रहेगा, ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। अगर हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा घटता है। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी 1 एवं 2। ठीक है, 1 एवं 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर, कोई व्यक्ति है जहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे ये कह रहा है, क्षैतिज धरातल हॉरिजॉन्टल है, एक तो क्षैतिज है और उस पर क्या है, घर्षण नहीं है, धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे बढ़ सकता है। देखिए किसी भी वस्तु को किसी भी सरफेस पे चलने के लिए घर्षण का नितांत आवश्यकता है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम उस पर नहीं चल सकते हैं। घर्षण की, फ्रिक्शन की बहुत आवश्यकता है। रोड पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो उस पर हम नहीं चल सकते। तो अब ये कह रहा है कि सरफेस तो है लेकिन इसमें कोई घर्षण नहीं है। क्या नहीं है, घर्षण नहीं है। अब घर्षण नहीं है तो इस पे तो ऐसे कैसे चलेगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना तो कूदा जा सकता है, घर्षण है ही नहीं तो ये कूद भी नहीं सकते हैं, इस पे लुढ़क कर गड़क कर भी नहीं जा सकते हैं और दौड़ कर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों काम बिना घर्षण के नहीं हो सकता है। तो देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जाएंगे। इसको छींक कर या फूंक कर, जैसे हम छींकेंगे अब क्या, हम एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो जिस मोमेंटम से छींक बाहर निकलेगा हवा, उसी संवेग से हम खिसकेंगे। अब वायु का द्रव्यमान हमारे तुलना में बहुत कम है, तो वायु गति से, स्पीड, तेजी से निकलेगा और हम क्या होंगे, धीरे धीरे कम स्पीड से जाएंगे। तो इस घर्षण रहित क्षैतिज तल पर हमें आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो छींक कर या फूंक कर भी हम जा सकते हैं। जैसे मुंह से फूकेंगे भी तो भी हम पीछे जा सकते हैं। तो ये घर्षण, ये याद रखेंगे, किसी सतह पर चलने के लिए, जैसे ग्लास पे आप चलिएगा, शीशा पे, तो घर्षण कम होने के कारण चलने में काफी कठिनाई होती है। बर्फ पे चलने के लिए भी बर्फीली एरिया में एक स्पेशल चप्पल का डिजाइन किया जाता है ताकि बर्फ पर चलने में आसानी हो। क्यों, क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आठवां सवाल हम देख रहे हैं। आठवां सवाल मेरे सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से किसका सन्निहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है, यानी इसका जो केंद्र होगा ये वस्तु के बाहर, ये याद कर लीजिए, क्रिकेट गेंद, रिंग नहीं, देखिए इसका ये रिंग का जो होता है सन्निहित केंद्र बाहर होता है। ठीक है, रिंग का जो रिंग होगा इसका क्या होता है, सन्निहित केंद्र वस्तु के बाहर, वस्तु के बाहर, ये याद कर लेंगे। चलिए 8 में 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां कह रहा है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में, बीपीएससी में भी पूछ देता है, बिहार एसएससी में भी पूछ देता है, जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल का
ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड वो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां कह रहा है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है, 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। देखिए इस सवाल में सबसे पहले दे दिया है कि वस्तु का द्रव्यमान सेम है, समान है, यानी कहने का मतलब एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु क्या है, बी, और दोनों का द्रव्यमान सेम है, यानी इसका भी एम इसका भी एम द्रव्यमान है। अब कहता है कि इनके गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को क्या कहते थे, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो गतिज ऊर्जा का अनुपात है 4:3 है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बराबर जो है कितना है, 4/9 है। ठीक है, 4/9 है। तो चलिए 4/9 इसका हाफ एम तो समान है दोनों में, पहला का वेग मान लेते हैं वी ए, देते हैं वी बी, तो क्या हो गया, ये वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय भागा दे देंगे किससे, हाफ एम वी बी स्क्वायर, यानी पहला का वेग का स्क्वायर बटे दूसरा का वेग का स्क्वायर, दोनों का अनुपात कितना है, 4। देखिए 1/2 1/2 कट गया, एम कट गया, तो वी ए स्क्वायर बटे वी बी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर बटे वी बी स्क्वायर बराबर कितना है, 4/9। तो वी ए बटे वी बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 4/9। 4/9 को अगर इस स्क्वायर से बाहर, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:3। तो इसके वेग का अनुपात कितना हो गया, 2:3। देखिए ध्यान रखें, सवाल में कहा गया है दो समान द्रव्यमान के वस्तु का काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान गए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ए का और बी का रेशियो 4/9, दोनों का अलग अलग वेग है वी ए और वी बी, यहां से कर लिया, ये 1/2 कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, वी ए स्क्वायर बटे वी बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4/9। तो वी ए बटे वी बी कितना हो गया, 2:3, दोनों का अनुपात निकल गया। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि, तो सदिश राशि इसमें संवेग है, संवेग बराबर क्या होता था, द्रव्यमान गुना वेग को हम क्या कहते थे, द्रव्यमान गुना वेग को हम संवेग कहते थे। ठीक है, ऊर्जा क्या है, जूल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या था, जूल था। ये क्या है, अदिश राशि है। ये ऊर्जा क्या है, कार्य और ऊर्जा दोनों अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है। कार्य इसका भी अदिश राशि है, कार्य का अदिश राशि, कार्य क्या है, अदिश राशि, और दाब भी अदिश राशि है, इसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। देखिए सदिश और अदिश में हम बताए थे, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है, लेकिन अदिश में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो इसमें सदिश राशि कौन सा होगी, संवेग। संवेग क्या है, द्रव्यमान गुना वेग। चलिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, कौन सदिश राशि है। तो इसमें से देख लेंगे, समय क्या है, समय का कोई दिशा नहीं होता, ये भी अदिश राशि है। चाल दूरी बटे समय, दूरी क्या है, अदिश है, तो ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये भी अदिश। विस्थापन ओनली डिस्प्लेसमेंट सदिश। विस्थापन क्या होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन करते हैं। और दूरी क्या होता है, टोटल रास्ते की लंबाई जो हम ट्रेवल करते हैं उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो विस्थापन में दिशा फिक्स है कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, लेकिन दूरी में दिशा फिक्स नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो गया, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये सब क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। तो इसमें कौन सा सदिश राशि है, सिर्फ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। इसमें पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि। अब देखिए संवेग और वेग का अनुपात में कौन सा, तो अभी हम बताए आप लोगों को
कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। तो देखिए यहां लिखे संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, अब देखिए इस वेग को लेके यहां चले, इसके बट्टा में लेके चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, संवेग बट्टा वेग, संवेग बट्टा वेग, तो बस क्या गया इधर, द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के अनुपात को, अनुपात में क्या प्राप्त होगा, तो द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, संवेग और वेग का अनुपात जो होगा वो क्या देगा, द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है, देखिए हवाओं की क्या होता है, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। तो हवा चल रहा है, ठीक है, क्षैतिज रूप से बह रहा है, तो इसके क्या होगा, परिवर्तन तब तक सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी खाली होगा, गतिज ऊर्जा केवल हवा जब क्षैतिज रूप से चलते रहेगा तो गतिज ऊर्जा, हवा अगर ऊपर लिफ्ट करेगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, लेकिन हवा बढ़ रहा है मतलब क्या कि हवा किधर से किधर बढ़ता है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ गतिज ऊर्जा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत। देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हम लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वॉशिंग मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालना हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रण। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखिए गाड़ी में जैसे बैठे हुए रहते हैं आप और किसी राउंड अबाउट गोल चक्कर के पास बाहर जो हम लोग झुक जाते हैं, वो किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होता है FCmv²/r के बराबर होता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होता है, जिस सर्कुलर पाथ, जिस वृत्त पे हम वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं उसके केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि अपकेंद्रीय बल किस दिशा में लगता है, तो जिस वृत्ताकार पथ पर आप घूम रहे हैं उसके केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो वॉशिंग मशीन किस पे कार्य करेगा, अपकेंद्रण पे। दूध से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं वो किस सिद्धांत पर, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अब देखिए ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करता है, या आप बाइक की ध्यान दिए होंगे, जैसे बाइक स्टार्ट करेगा, एक्सीलेटर लेगा, तो वो आदमी किधर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, और ब्रेक लगाने पे आगे की ओर झुक जाता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कारण। अब जड़त्व, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जड़त्व के कारण। जड़त्व, जड़त्व भी दो तरह का होता है, जड़त्व दो तरह का होता है, कौन सा, एक स्थिरता का जड़त्व और होता है एक गति का जड़त्व। अस्थिरता का जड़त्व, अस्थिरता का जड़त्व, और दूसरा गति का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए, जो जड़त्व का नियम कहता है जो वस्तु या व्यक्ति अस्थिर है वो अस्थिर ही रहना चाहता है, और जो गति में है गति में ही रहना चाहता है, जब तक कोई बाहर से बल न लगाया जाए। ठीक है, तो जो अस्थिर था, तो जैसे आदमी जो अस्थिर था तो उसका गाड़ी से जो कांटेक्ट नीचे वाला था वो पोर्शन तो गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला रेस्ट में ही था, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पीछे चले जाएगा। तो ये किसके कारण आ जाएगा, स्थितिज जड़त्व के कारण। ठीक है, क्या लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता के जड़त्व के कारण क्या हो जाता है, ये पीछे की ओर झुक जाता है। तो जड़त्व क्या, जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये कई बार भी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, जड़त्व का नियम को न्यूटन के किस नियम से लिया गया, तो ये क्या है, न्यूटन साहब के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, और गैलीलियो का नियम भी उसी नियम को, प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिरता का जड़त्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। अब देखिए, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल,
क्या क्या है, एक ट्रक है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि एक गो ट्रक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी। तो अब एक ट्रक है, तो ट्रक का मास ज्यादा है, ट्रक का मास मान लेते हैं एम। दूसरा कार है, वी वन वी टू ये स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा है मोटरसाइकिल, हाफ एम वी सी और वी थ्री स्क्वायर। अब ये बोला ये तीनों का समान है, ये एक्स तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है, तीनों समान है। अब बोल रहा है कि इसमें अगर इक्वल अवरोधक बल यानी एक सिमिलर ब्रेक निकालते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ये कितना दूरी पर, देखिए ये हम लोग याद रखेंगे, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो प्रतिरोधक दूरी जो होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे हाथी रहे या चींटी रहे, वो दूरी हमेशा जो है इक्वल ट्रेवल करेगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, आपको डिराइव करके बताने में काफी लंबा समय लगेगा और इतना वक्त आपको एग्जाम में नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है कि ये डिस्टेंस जो है, ये दूरी जो है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ये ऊपर जो बल लगाया गया उस पर। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, x बराबर y बराबर z, यानी तीनों इक्वल दूरी तय करेगा। 16 17 नंबर का है, 17 का कह रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर, अंशतः यानी पूरा नहीं भरा हुआ है, यानी एक टैंकर है इसमें आधा भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पहिया लगा हुआ है, टैंकर है और इतना इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ, समतल सड़क पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है। तो अब समान एक्सीलरेशन से जा रहा है, मान लीजिए ए एक्सीलरेशन, त्वरण कितना है, ए है, ए त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा, पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, परवलय वक्र का आगाव। देखिए इसमें क्या है, जैसे गाड़ी को आप एक्सीलरेट कीजिएगा तो देखिए पानी जो इसका तेल है वो इस तरह से हो जाएगा इनक्लाइंड, यानी इस तरह से, यानी अगला इस पे क्या होगा, एक पानी पे एक सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है, सूडो फोर्स जिसको छदम बल कहते हैं, वो पीछे की ओर लगेगा, तो पानी का ये जो टैंकर रहेगा वो इस तरह का शेप ले लेगा, यानी पीछे क्या हो जाएगा, तेल का ऊंचाई या पानी का भी ऊंचाई ज्यादा, आगे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है थीटा, तो ये एंगल भी निकाला जाता है कि ये एंगल थीटा कितना होगा, तो ये टेन थीटा बराबर, मान लीजिए इधर ए इधर जी हो गया, तो टेन थीटा बराबर ए बटे जी होता है, या थीटा बराबर इनवर्स ए बटे जी, इस तरह का होता है, ठीक है। अगर जी एक्सीलरेशन से जाएगा तो ये कोण कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, या पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी हो गया, कितना एंगल बनेगा, तो tan थीटा बराबर ए बटे जी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए बटे जी। तो अगर ए बराबर जी होगा, ठीक है, यानी 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड से अगर गाड़ी को खींचा जाएगा तो tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा 1 तो थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन जो है वृत्ताकार पथ पे जा रहा है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे जा रहा है, तो वाहन में क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बाहरी पहियों पर उल्टेगा, देखिए सबसे पहले अगर वृत्ताकार पथ पर इस तरह का कोई अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ये गाड़ी है, चार गो पहिया है गाड़ी में, कनेक्ट कर देते हैं इससे, बाहरी कथनों पर विचार कीजिए, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन, तो
4 पहिए वाला वाहन कहता बाहरी पहियों पर उल्टेगा। जब कभी भी गाड़ी पलटती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, तो गाड़ी क्या होता है, बाहरी व्हील, बाहरी चक्का के अराउंड पलटी मारता है। 1 नंबर का सही रहेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा अंदर के, नहीं बाहरी हो गया तो अंदर पे होगा नहीं, बाहर की तरफ फिसलेगी। गाड़ी का तो स्पीड ज्यादा होगा, देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो अंदर आने का तो कोई संभावना ही नहीं है। इस पे हो क्या रहा है, जब इस यहाँ पे गोल चक्कर पे घूमेगा तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी लगता है कि वृत्त के केंद्र के बाहर लगता है। कितना लगता है, mv² के बराबर, ठीक है, mv²। और अंदर क्या लगेगा, घर्षण बल, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घर्षण से ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, गाड़ी क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन। तो कौन कौन सही हो गया इसका सही आंसर, 1 और 3। यानी अगर किसी भी सर्कुलर पाथ पे गाड़ी घूमेगी तो वो बाहरी चक्का के अराउंड पलटेगा और बाहर की ओर फिसलेगा, अंदर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 अच्छा चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग देखें। इस तरह से अगला भी सीरीज हम लोग चलाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।